हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा पाठ का नाम है समास। आज हम समास पढ़ेंगे, है ना। तो समास क्या है, समास किसे कहते हैं, है ना। हमने देखा कि समास मतलब क्या, समास का अर्थ संक्षेपीकरण है, मतलब संक्षेप में लिखना, है ना। हम किसी भी शब्द को जब बहुत ज्यादा लंबा होता है या बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे रूप में लिखने के लिए हम उसको संक्षेपीकरण कहते हैं। समास का अर्थ संक्षेपीकरण है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द तैयार बनाया जाता है या तैयार किया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को क्या कहते हैं, समास कहते हैं, है ना। क्या बोल रहे हो, ये परिभाषा है, इसको आपको नोट भी करना होगा, है ना। तो समास की परिभाषा क्या है कि समास का अर्थ संक्षेपीकरण है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द को, उस शब्द रचना विधि को समास कहते हैं, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि समास के प्रकार देखेंगे, समास के जो भेद हैं वो देखेंगे। छह भेद हैं उसके, वो छह भेद हम सारे देखेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा है ना। इसके पहले हमने 6 to 8 में समास हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम और डिटेल पढ़ेंगे, उसको हम ध्यान देंगे और विशेषकर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है समास में, है ना। अभी तक हमने भी पढ़ा, शब्द पढ़े, पद पढ़े, फिर हमने वाक्य रचना भी पढ़ी। अब इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं समास। तो समास क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, इसे आप नोट भी करिए, है ना। इसके बाद हम और भी इसके जो पॉइंट है, इसको किस नियम से बनाते हैं वो भी सारे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ओके, तो ये आप इसे नोट करिए। तो हमने देखा कि समास प्रक्रिया, है ना। समास प्रक्रिया से शब्द बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट है ना। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। पहला पॉइंट ये है, दो पॉइंट मैंने लिखे हैं और भी 3 पॉइंट और है, ऐसे 5 पॉइंट है। हमें ये ध्यान रखना होगा जब समास को हम बनाते समय, है ना। समास जब हम करते हैं, समास प्रक्रिया जब हम करते हैं हमारे व्याकरण में, तो उसे हमें ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसे हमें नोट करना भी होगा। मैं समझाती हूँ। समास प्रक्रिया में कम से कम 2 शब्द होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट है इसका कि पूर्व पद और उत्तर पद से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद ही समास है ना। समस्त पद को समास कहते हैं। तो पूर्व पद और उत्तर पद से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पे हमने समास को किस तरह से, समास प्रक्रिया जब करते बनाते समय हमें ये कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना होता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, इसे भी नोट करके चलिए आप लोग, है ना।
तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है कि समास करते समय जहाँ संभव होता है, समास करते समय जहाँ संभव होता है, नियमानुसार संधि भी कर देते हैं। जहाँ पे दो शब्द होते हैं ना, तो उनको हम जोड़ देते हैं। जोड़ना मतलब संधि करना, उनको मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? संधि कर देते हैं। तो समास के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें मिलाना पड़ता है ना, जिनको हम संधि भी कर सकते हैं। चौथा है, समास से बने शब्दों को या तो मिलाकर लिखा जाता है या बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। योजक चिन्ह मतलब डैश, है ना, कि समास से बने शब्दों को या तो मिलाकर, मिलाकर मतलब संधि करके, है ना, या तो मिलाकर लिखा जाता है या बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। उसके कुछ नियम है। समास शब्दों को जब हम बनाते हैं तो उसके कुछ नियम है। वो नियम यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट के अनुसार जो पॉइंट दिए गए हैं उसको नोट करवाया है ना। यहाँ पे नोट आपको करना भी है और ये यहाँ पे लिखा है, और ये भी समझाया गया कि हमें संधि, जब हम संधि भी करते हैं समास में, हमें ऐसा मौका आता है कुछ शब्दों के लिए कि हम उसको संधि भी करके कर सकते हैं, मिलाकर लिख सकते हैं, या तो फिर हम बाद में भी है विग्रह भी कर सकते हैं, है ना। समास विग्रह हम पढ़े हैं ना संधि में, तो वो यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं। इसे भी आप नोट करिए। 5 पॉइंट है, 4 हो गए हैं, एक और है ना, तो आप इसे भी नोट करिए। अब यहाँ हमने देखा ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने और लिखवा दिया है, उसको आप ध्यान से देखिए। ये भी देखिए पहले, 5th नंबर का ये है, समास से बने शब्दों को अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं, है ना। समास से बने शब्दों को अलग करके लिखने को समास विग्रह कहते हैं। उसका नीचे का पॉइंट और मैंने ऐड किया है इसमें कि समास करते समय विभक्ति चिन्हों यानी परसर को जो हम बीच में लगाते हैं ने, है ना, तो ये जो हम कारक में भी हमने पढ़े हैं, ठीक है ना। समास करते समय विभक्ति चिन्हों यानी परसर को का लोप हो जाता है, तो वो बीच से हट जाते हैं और वो उसका समास शब्द जब बनता है तो वो एक मतलब संक्षिप्त में बनता है ना। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट और है, इसे भी नोट करिए आप। ओके, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, है ना। तो समस्त पदों की प्रधानता तथा अप्रधानता तथा उसके परस्पर संबंधों के आधार पर समास के 6 भेद किए गए हैं, है ना। तो किसके आधार पर? उनके संबंधों, परस्पर संबंधों के आधार पर, है ना। शब्दों की यानी समस्त पदों की प्रधानता तथा अप्रधानता, है ना, तथा उसके परस्पर संबंधों के आधार पर समास के 6 भेद किए गए हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास।
पांचवा क्या है? द्वंद्व समास। और छठवा है बहुव्रीहि समास, है ना। तो ये 6 प्रकार हमें यहाँ पे दिए गए, 6 भेद उनके बताए गए हैं। इनके मैं एक एक के आपको डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे परिभाषा भी बताऊंगी और उनके एग्जाम्पल भी दूंगी, तो है ना उसको। लेकिन ये 6 प्रकार जब हम करते हैं तो इसी में कंफ्यूज होता है, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सारा डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे, है ना। और आपको नोट भी करना होगा। तो ये 6 भेद देखे हैं, ये आप लिख लीजिए। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। इसको आप नोट करिए, नोट करते चलिए जितना हम यहाँ पे मैं आपको बताते जा रही हूँ। ओके, अब जैसे पहला हमारा हमने देखा था अव्ययीभाव समास, है ना। अव्ययीभाव समास क्या होता है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है ना। जैसे अभी हम एग्जांपल देंगे आपको, यथासंभव, यथाशक्ति। तो यथा शब्द क्या होगा उसमें? प्रधान, है ना। तो वैसे ही यहाँ बताया है अव्ययीभाव समास में जो पहला पद है, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और शब्दों के मेल से बना समस्त पद अव्यय बन जाता है। यानी जो बाकी का हम शब्द उसमें जोड़ते हैं, है ना, ये बोलते हैं ना यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा क्या हुआ? वो पहला पद प्रधान है ना। अव्ययीभाव समास में पहला पद जैसे यथाशक्ति हमने बोला, यथाशक्ति हमने लिखा, तो यथा शब्द प्रधान है, पहला उसको प्रेफरेंस दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अव्ययीभाव समास जो है वो पहले पद को प्रधानता देता है ना। ये हमें समझना चाहिए। जब भी हम उन्हें पहचाने, जब भी हमें लिखने के लिए या पहचानने के लिए आए, तो हम पहले देखें कि पहले पद को प्रधानता दी गई है, मतलब वो अव्ययीभाव समास होना चाहिए, है ना। तो जो कंफ्यूजन रहता है वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि इस समास में पहला पद प्रधान होता है और शब्दों के मेल से बना समस्त अव्यय, यानी समस्त पद जो है वह अव्यय बन जाता है। अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होता है, मतलब जो हम पहला शब्द बनाते हैं वो अव्यय होता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि विकारी शब्द भी हमें यूज करने पड़ते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ शब्दों में विकारी शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, है ना, कुछ शब्दों में। लेकिन जहाँ अव्ययीभाव समास है, जहाँ अव्यय है, वो शब्द क्या होता है? प्रधानता उसको दी जाती है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए जैसे आ, अन, भर, है ना, नी, यथा, प्रति, है ना। तो यहाँ पे दिया गया जो शब्द है, जो एग्जाम्पल दिए गए, इसके अनुसार मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताती हूँ। जैसे मैंने अभी यथाशक्ति का आपको बताया, है ना, शक्ति के अनुसार। हम उसका मीनिंग क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, है ना। तो यथा शब्द जो है वो क्या हुआ? प्रधानता हमने अव्ययीभाव समास में पहले पद को, मतलब अव्ययीभाव समास में पहले पद को ही प्रधानता दी जाती है, तो हम समझते हैं कि वो अव्ययीभाव समास है। इसके एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको, और लिख कर देती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसको भी आप ध्यान से नोट करें, है ना।
हाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं समास के जो अव्यय भाव समास है ना। अव्यय भाव समास का हमने जो अभी आपको बताया कि पहला पद प्रधान होता है, तो उसमें ये कुछ पद मैंने आपको यहाँ पे लिखकर बताया है ना। ये समस्त पद है, अव्यय है और विग्रह है, हमें पहचानना कैसा है। समस्त पद है यथोचित, समस्त पद क्या है, यथोचित, तो उसका अव्यय क्या होगा, प्रधान शब्द को हम यहाँ पे प्रेफरेंस दे रहे हैं ना, पहले शब्द को प्रेफरेंस दे रहे हैं जिसको हम प्रधान पद कहते हैं, तो वो क्या है, यथा, है ना। यथोचित का पहला पद क्या होगा, अव्यय क्या होगा, यथा, उसे अव्यय कहते हैं, है ना। और उसका विग्रह हमने किया, उसका जब उसका मीनिंग जानते हैं तो जितना उचित हो, है ना। यथोचित, यथोचित मतलब यथा उसका प्रधान शब्द है और जितना उचित हो उसका मीनिंग विग्रह, उसे हम क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। उसका जब हम बोलते हैं ना समस्त पदों को विग्रह करो, समस्त पदों का विग्रह करो, तो वो विग्रह है। ये अव्यय भाव समास है ना। अव्यय क्या है इसमें और समस्त पद क्या है और विग्रह क्या है ना, ये हम देख रहे हैं। फिर दूसरा है यथाशक्ति, दूसरा क्या है, यथाशक्ति, तो इसमें भी प्रधान शब्द क्या है, यथा, जिसे हम जो अव्यय कहते हैं, है ना। और फिर उसका विग्रह क्या हुआ, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तीसरा है, तीसरा शब्द यहाँ मैंने लिखा आमरण, आमरण, आ शब्द हुआ अव्यय जिसको हमने प्रधानता दी, पहला शब्द जो आमरण, उसका पहला शब्द है आ, और उसका विग्रह क्या हुआ, मरण तक, है ना, यानी मरण तक। फिर है चौथा है बेराह, बेराह मतलब उसका अव्यय शब्द है बे और बिना राह के, यानी बेराह मतलब बिना राह के, बिना रास्ते के। ओके, तो यहाँ पर हमने उसका पूरा आपको अव्यय भाव समास का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें हम समस्त पद को पहचान सकते हैं, है ना। तो ये भी आप नोट करिए, इसे भी नोट करिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं दूसरा है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए हमने अव्यय भाव समास में पहले पद को प्रधानता दी थी, है ना, उसने अव्यय भाव समास कहता है वो पहले पद को प्रधानता देता है। लेकिन यहाँ तत्पुरुष समास क्या कहता है कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है ना, यानी हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, किसको, सेकंड पद को, दूसरे पद को, उसे हम उत्तर पद कहते हैं। पहले पद को क्या कहा जाता है, पूर्व पद, है ना, इसके पहले हमने देखा, उसे हम पूर्व पद कहते हैं, उसको हम वहाँ पे प्रधानता देते हैं, वहाँ उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब सेकंड जो दूसरा पद है उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, है ना। अभी तत्पुरुष समास के और भी प्रकार हैं, वो हम डिटेल्स पढ़ेंगे, जैसे हम कारक में पढ़ते हैं ना, 8 कारक होते हैं हमारे, उसी प्रकार तत्पुरुष समास के भी भेद हैं, है ना, तो वो भी हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है वो कि तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है उसको प्रधानता दी जाती है ना। इस समास से जो संबंधित कुछ बातें ध्यान देने योग्य है, कौन कौन सी बातें हैं और भी इसके पॉइंट मैं आपको लिखकर बताऊंगी। तो इस समास से संज्ञा के साथ, संज्ञा अथवा संज्ञा के साथ क्रिया का योग होता है। संज्ञा मतलब जो मेन शब्द संज्ञा, और संज्ञा के साथ में संज्ञा अथवा संज्ञा के साथ क्रिया का योग होता है। संज्ञा के साथ में क्रिया भी बताई जाती है, तो वो उसमें इसमें कुछ कुछ बातें तत्पुरुष समास में हम सीखेंगे, है ना। इतना आप पहले इसे नोट करिए।
तो यहाँ हमने देखा कि ये तत्पुरुष समास तक हमने देखा। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट पीरियड में जो लेंगे वो तत्पुरुष समास के भेद भी बताऊंगी और कुछ पॉइंट भी हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं वो हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।